आफियत, कोशाए आफियत। इसके साए में शामिल है रब का करम, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत। ऐ परिंदो मुबारक हो नीला गगन, और भौरों को महका हुआ यह चमन, और भौरों को महका हुआ यह चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत प्रेमाशरम, कोशाए आफियत प्रेमाशरम, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत। खबरदार जो तुमने इन पर हाथ उठाया। अगर आप कौन हैं? सरकारी काम में मुदाखलत का आपको क्या हक है? ओह, मुझे नहीं पता था कि जूते मारना सरकारी काम होता है। अजय, ये गोरखपुर के जमींदारे का मसला है, भला आप क्या मदद करेंगे? दीदी के पति बहुत बड़े जमींदार थे, आसपास के इलाके में उनकी बहुत इज्जत थी, बहुत शोहरत थी, बड़े बड़े सरकारी अफसरों से रिश्ते थे, यहाँ तक कि लॉर्ड गवर्नर तक पहुँच थी। और आप जानते हैं कि दीदी ने इन सभी रिश्तों को कायम रखा है। तुम अपने शौहर को अभी तक समझ ही नहीं पाई। तुम्हारे बापू ने मेरे पल्ले बांध दिया, बस बर्दाश्त कर रहा हूं। जी, अब मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी भला? दीदी की जहां तक पहुंच है वही तो आपको बताया है। बेगम साहिबा, खाली पहुंच से कुछ नहीं होता, उसके लिए कुछ खेल भी खेलना पड़ता है। पहुंच तो राय साहब की भी बहुत ऊपर तक है, सरकारी अफसरों से मेल जोल है, उनकी पार्टियों में जाते हैं, उन्हें दावतों में बुलाते हैं, मगर उन्हें तो राजा का खिताब नहीं मिला। पता नहीं आपको बाबूजी की कौन सी बात बुरी लगती है। मैं मानती हूँ कि वो पैसे लुटाते हैं, पर ऐसा वो किसी लालच की वजह से नहीं करते। ये बस उनका शौक है और वो अपना शौक पूरा करते हैं। अच्छा चलिए, आप ये बताइए जरा कि दीदी के खिताब के लिए आप क्या करेंगे? मैं मानता हूं कि तुम्हारी दीदी बहुत शानदार औरत है और उनकी पहुंच बहुत दूर तक है, मगर उनकी पहुंच का लोगों को भी तो पता चलना चाहिए। तुम्हें याद है जब मैंने डिप्टी ज्वाला सिंह के खिलाफ अखबारों में लिखा था तो बड़े बड़े अफसर चौंक पड़े थे। हाय राम, तो क्या आप अखबारों में दीदी के खिलाफ भी लिखेंगे? मैंने कहा ना, तुम्हें अकल की कमी है। अरे भाई, जिसके पास कलम है और जिसे लिखना आता है, जब वो कलम किसी के खिलाफ लिखता है तो लोगों को चौंका देता है, और जब वही कलम किसी की तारीफ लिखेगा तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। देखना, मैं तुम्हारी दीदी को आसमान पर बिठा दूंगा। हालात कश्मकश में पूरी दुनिया निगाह में, आलम इस्लाम। इन इश्तिहारों ने तो परेशान करके रख दिया है।
गायत्री देवी एक अजीम खातून, मजबून निगार, ज्ञान शंकर। अजीजी ज्ञान शंकर, यहाँ इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा जमींदारा है, लाखों का हिसाब किताब है। मैं यहाँ तन्हा हूँ। कहने को तो यहाँ बहुत से मुलाजिम हैं, मगर ऐसा कोई नहीं जिसे इलाके की अच्छाई का ख्याल हो। अगर आप लेकिन इससे तो मुलाजिम बुरा मान सकते हैं। अजीजी ज्ञान शंकर, आपका तहरीर करता मजमून मिला, मैं शुक्रगुजार हूँ। मगर मैं जानती हूँ आपने मुबालगे से काम लिया है। इस नाचीज में वो खूबियाँ नहीं जो आपने लिखी हैं। लंबे अरसे से सोच रही थी कि आपको खत लिखूं। इतनी बड़ी जागीर, लाखों रुपए सालाना का मसला, उस पर मेरे इतने दुश्मन, किस पर भरोसा करूं? अगर आपको वक्त हो और मुनासिब समझे तो गोरखपुर की इस जागीर का इंतज़ाम आकर संभाल ले। आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी और मेरी लाखों की जागीर की हिफाजत हो जाएगी। क्या बात है छोटे सरकार, आज आप खुश बहुत नजर आ रहे हैं। बात ही खुशी की है गौस खान। गायत्री देवी का खत आया है और वो चाहती है कि मैं उनकी जागीर का मैनेजर बन जाऊं। लखनपुर से कहीं बड़ी जागीर है, लाखों की जागीर है और मैं उसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। लेकिन छोटे सरकार, आपका खुद का जमींदारा है और इधर किसान सरकशी पे आमादा है। सुख को तालाब का मुकदमा जीत गया, सरकशी और बढ़ गई। और बड़े भैया भी उनके हमदर्द बनकर बैठ गए हैं। मुझे तो डर है कि कहीं बंटवारा ना करा ले। छोटे सरकार, मैं तो चाहता हूं कि जब तक सरकशी ये दब न जाए, आप यहीं पे रहें। अगर आपके भाई साहब परदेश में होते तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था। आखिर वो आपके भाई हैं। जमींदारा में उनका भी काम शामिल है। आपके जाने के बाद अगर उन्होंने कोई ऐसा कदम उठा लिया तो मुझे संभालने में बहुत मुश्किल होगी। उधर गोरखपुर इतना बड़ा जमींदारा, इधर लखनपुर मेरा अपना जमींदारा। ना मैं इसे छोड़ सकता हूं, ना मैं उसे छोड़ना चाहता हूं। ऐसी जागीर किस्मत से हाथ में आती है। मैं तो कई दिनों से सोच रहा था। खुद गायत्री देवी ने बुला लिया। सरकार, सुना है आपकी बड़ी साली गायत्री देवी की कोई औलाद नहीं है और वो बेवा है। अरे यही बात तो मेरे हक में है, इसीलिए तो मैं जल्दी से गोरखपुर जाना चाहता हूं। सरकार, मैं कुछ समझा नहीं। चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, मगर ये राज हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लेना। छोटे सरकार,
अल्लाह झूठ ना बुलवाए, ये सीना राजों का कुआं है, और जो राज इस कुएं में चला गया वो बाहर नहीं निकला। तो सुनो, मैं ये चाहता हूं कि गायत्री देवी अपने सगे भांजे यानी कि मेरे बेटे माया शंकर को गोद ले ले, तो माया सारी जागीर का मालिक हो जाएगा। माया अभी छोटा है, तो सारी जागीर की देखभाल मैं ही करूंगा। छोटे सरकार, अल्लाह गवाह है, बड़े बड़े दिमाग वाले को देखा है, लेकिन आप जैसे खतरनाक दिमाग नहीं देखा है। लेकिन सरकार, क्या आपकी बेगम ये गवारा करेगी? उनकी इकलौती औलाद हमेशा के लिए आपके साली की गोद में चली जाए? अरे तभी तो ये राज है। वक्त आने पर विद्या को भी मना लूंगा। अभी तो मुझे इस जमीन को देखना है कि कहीं मेरे पीछे भाई साहब उसे चचा साहब को ना दे दे या गांव वालों में ना बांट दे। छोटे सरकार, ये बड़ा टेढ़ा मसला है। जाने से पहले आपको खुद कुछ ना कुछ तो करना होगा। अभी यहां बहुत कुछ है। वैसे एक तरकीब है। क्या छोटे सरकार? अगर भाभी अपना हिस्सा भाई साहब से अपने नाम लिखवा ले तो बात कुछ बन सकती है। वो रहती हमारे साथ है, कब तक जिएगी? बूढ़ी हो गई तो हरिद्वार भेज देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाभी क्या कर रही हैं? देखिए ना भैया, माया का कुर्ता काट रही हूँ। कैसा है? कढ़ाई तो अच्छी है, लेकिन कितने कुर्ते काढ़ेंगी? आगे भी तो कई बना चुकी। तो क्या हुआ, मेरा अपना बच्चा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये पहनेगा तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, आप ही का बेटा है और विद्या से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है, और आप भी तो विद्या से ज्यादा उसका ख्याल रखती है। तुम्हारा और विद्या का ख्याल भी तो रखती हूँ मैं। आपका ये देवर भी आपका बहुत ख्याल रखता है, इसीलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मगर हिम्मत ही नहीं पड़ती। तुम ऐसे ही परेशान ना रहा करो। अब क्या हो गया? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे खतरा है। प्रेम भाई साहब लखनपुर का अपना हिस्सा अपने पास नहीं रखना चाहते, वो उसे बेच रहे हैं। अच्छा, किसको बेच रहे हैं और कौन खरीद रहा है? चचा साहब औने पौने में खरीद लेंगे, इसीलिए आजकल आश्रम में खूब आना जाना हो रहा है। तुम अपने चचा और चाची को नहीं जानते क्या? तुम्हारे भैया से कितनी मोहब्बत करते हैं वो, और इसी मोहब्बत के चलते उनसे मिलने चले जाते हैं। उनको भी तो दुख है कि तुम्हारे भैया हवेली में नहीं रहते, इसीलिए अपना दुख दूर करने वो आश्रम चले जाते हैं। इसी बात का तो डर है भाभी कि कहीं चचा साहब आने जाने का फायदा उठाकर भाई साहब का हिस्सा अपने नाम ना लिखवा ले। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर भाई साहब जमीन नहीं रखना चाहते तो इसके हकदार ना तो चचा साहब हैं और ना ही ये गांव वाले। इसके असल हकदार तो आप हैं। आप देखिए भाभी, अब आप ही इस जमीन को बचा सकती हैं। देखिए भैया, मुझे जमीन वमीन से कोई मतलब नहीं, और ये उनकी चीज है, जैसे चाहे इस्तेमाल करें, और इस पर मेरा कोई बस नहीं। बस क्यों नहीं है? आप भैया का लखनपुर वाला हिस्सा अपने नाम लिखवा सकती हैं। भैया ठहरे सैलानी आदमी, कहीं दिल उब गया तो फिर से कहीं और ना चले जाएं। मेरे ख्याल से वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। उनके दिल में लोगों के लिए खिदमत का जज्बा है।
मुझसे इतने बरसों दूर रहे, शायद इसी बात का प्रायश्चित कर रहे हैं वो। तुम्हें उनकी तरफ से कोई बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। देखिए भाभी, मैंने आपको अच्छा बुरा समझा दिया। कल को कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो फिर मुझे इल्जाम मत दीजिएगा। प्रणाम भाई साहब। अरे ज्ञान, तुम जीते रहो। क्या बात है, बहुत दिनों बाद आए। इधर आने का मन नहीं होता क्या? इरादा तो कई बार किया, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। वैसे ये जगह किसकी है? बहुत खूबसूरत है। हाँ भाई, जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। ज्ञान, ये यहाँ के गांव के लोगों की जमीन है। वो सावन में बाढ़ आ गई थी तो सबने मिलकर बांध लगाया। तो रुपया आपने दिया होगा। नहीं, ये इमदादे बाहमी का है, यानी कोऑपरेटिव्स। आपने तो इस पर कई मजमून भी लिखे हैं। तुम अपने मजमून की कहो जो तुमने गायत्री देवी के लिए लिखा है। ज्ञान, वैसे उसकी जरूरत क्या थी? वो बहुत शानदार लेडी हैं, बहुत बड़ा जमींदारा है। चाहती हैं कि उनकी रियासत का इंतजाम मैं संभाल लूं। तो फिर जा रहे हो वहाँ? हाँ, सोच तो रहा हूँ। लाखों का मामला है और ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। तो फिर दिक्कत क्या है? यहाँ कई काम है और सोचता हूँ कि जाऊंगा तो बीवी बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा, मगर ओह, तुम्हारी भाभी श्रद्धा का मसला है। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, भाभी से आपकी मुलाकात नहीं होती। इसी बात का फ़ायदा उठाकर चचा साहब और चाची साहिबा भाभी से कहते हैं कि वो लखनपुर का आपका हिस्सा अपने नाम पे लिखवा लें। अच्छा, कहते हैं कि कहीं आप फिर अमेरिका ना चले जाएं। लेकिन चचा साहब ने तो मुझसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। मुमकिन है कि झिझक रहे हों, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही बता दूं, मगर आप उन्हें मेरा मत बताना। अच्छा, नहीं बताऊंगा। ज्ञान, अगर मैं उस हिस्से को अपना समझता तो बगैर नाम किए ही वो श्रद्धा का था। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं खुद को लखनपुर का जमींदार ही नहीं मानता। ये तो आपके ऊंचे ख्यालात हैं, मगर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ज्ञान कि मुझे लगता है कि जमींदार एक दलाल होता है, दलाल, जो गरीबों से जबरिया लगान वसूल करके सरकार को देता है और बीच में अपना हिस्सा रखता है। ये तो सदियों पुराना निज़ाम है।
भाई जरूरी तो नहीं कि हर सदियों पुराना निजाम सही हो। ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि सैकड़ों गरीबों की मेहनत और एक आदमी का ऐश। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तो फिर आपका गुजारा? भाई ऊपर वाले ने हाथ पांव दिए हैं। मेहनत करूंगा, मेहनत, दलाली हरगिज नहीं करूंगा। और आपका हिस्सा? ज्ञान, मेरा उस हिस्से से कोई ताल्लुक नहीं। भाई साहब, बिरादरी वालों की आंख पर तो पट्टी बंधी हुई है। उन्हें क्या पता कि आप अमेरिका जाकर कितने महान हो गए हैं। विद्या, जी? भाई देखो, ये साड़ी मैं भाभी के लिए लाया था, तुम उन्हें दे देना। जी आप खुद लाए हैं तो आप खुद ही दीजिए ना। भाभी को भी कितना अच्छा लगेगा कि उनका देवर उनके लिए कुछ लेकर आया है। ठीक है। अच्छा, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया था। मेरे लिए? हाँ, इसे अभी पहनकर दिखाओ, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। अजी आज हो क्या गया है? कोई खजाना मिल गया है क्या आपको? मेरे लिए नई साड़ी लेकर आए हैं। ये साड़ी पहनकर कहीं बाहर जाना है क्या? तुम तो बेजा जिद करती हो। दिल चाह रहा था कि देखूं कि ये साड़ी तुम पर कैसी लगती है, तो कह दिया। अच्छा, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो इसे सुबह पहन लेना। पर एक बात आपने बहुत अच्छी की कि आप भाभी के लिए भी साड़ी लेकर आए। वरना कल अगर मैं ये साड़ी पहनकर बाहर निकलती और भाभी मुझे देखती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, उनका ख्याल रखना जरूरी है। देखो, तुम भी उनका ख्याल रखा करो। अजी मुझसे ज्यादा उनका ख्याल भला और कौन रखेगा? वो मेरी भाभी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। आप जानते हैं, वो मुझे बिल्कुल छोटी बहन के जैसा प्यार करती हैं। काश प्रेम भैया भी यहाँ उनके साथ होते तो भाभी यूं अकेली ना रहती। उनके भी बच्चे होते, उनका भी मन लगता, उनका भी दिल बहलता, है ना? इसी बात का तो मुझे दुख है कि प्रेम भैया हवेली से दूर हो गए और भाभी से दूर रहने लगे। वैसे प्रेम भैया का दिल बहुत बड़ा है, उनके ख्यालात भी बहुत ऊंचे हैं। उन जैसा आदमी आज की दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। अरे आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? भाई बड़े भैया की इतनी तारीफ तो आपके मुंह से पहली बार सुनी है। पहले तो हमेशा शिकायतें करते थे और आज तो आप कसीदे पढ़ रहे हो। नहीं, मैं उनकी इज्जत तो हमेशा से ही करता था, मगर आज उनकी बातें दिल को छू गई। वो वाकई सच्चे आदमी हैं। तो क्या आज भैया से मुलाकात हुई थी? आप आश्रम गए थे क्या? हाँ, उन्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। बहुत दिल कर रहा था उनसे मिलने का, तो आश्रम चला गया। बड़ी अच्छी जगह है, प्रेम भैया ने बड़ी मेहनत से बनाई है। सही कहा। और मेरी मानिए तो आप प्रेम भैया से मिलते रहा करिए। हाँ हाँ, मैं उनसे मिलता रहूंगा। जी हाँ, मिलते रहने से ही गलतफहमियां दूर होती हैं। अच्छा सुनिए, मैं भूल गई थी, वो बिंदा महाराज नीचे दीवान खाने में बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं इतनी रात गए क्यों आए हैं, और आप भी इतने थके थकाए हैं। आप कहें तो उनको कहलवा दो कि कल सुबह आ जाए। नहीं, इस वक्त आए हैं तो कोई ज़रूरत होगी। मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ, तुम उन्हें कहलवा दो कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जब आए हैं तो मिल ही लेते हैं। जी। प्रणाम सरकार। क्या बात है बिंदा, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? गांव में सब खैरियत तो है? सरकार, गांव से ही आ रहा हूँ। एक
खबर पता चली थी। सोचा सरकार को जाकर अभी बता दूं। बता, क्या खबर है? सुक्खू को 2 साल की सजा करा दी। सुक्खू ने पुलिस के सामने कादिर को रुपयों की हांडी दी और कहा तालाब का घाट बनवा देना। तो पुलिस ने रोका क्यों नहीं? दरोगा ने हांडी छीन क्यों नहीं ली? तलाशी लेने गया था तो क्या रुपयों की हांडी नहीं मिली? सरकार, दरोगा ने तो कहा था हमें दे दे, मगर सुक्खू ने कादिर को दे दिया। सब गांव वाले इकट्ठे थे। सुक्खू रुपए देकर जेल चला गया। तो घाट का क्या हुआ? वो तो नहीं बना ना? अब बनेगा सरकार। सुक्खू ने सबको जेल बुलवाया था, कहा क्या मेरा रुपया खा गए, घाट क्यों नहीं बनवाया अभी तक? कादिर बोला घाट तो बनवा दे, रुपए कम पड़ रहे हैं। तब सुक्खू ने कहा जमा कर लो, छूट के आऊंगा तो जमीन बेच के रुपए दे दूंगा। तो गांव में घाट के लिए चंदा हो रहा है। नहीं सरकार, गांव वालों के पास तो पैसे ही नहीं हैं, चंदा कहां से देंगे? तो क्या यही बात बताने तू यहाँ आया है? मैं थका थकाया आया हूँ और तू मेरा दिमाग खराब करने चला आया। जब रुपया ही नहीं है तो चंदा कहाँ से होगा और घाट कहाँ से बनेगा? चल जा, मेरा वक्त खराब मत कर। सरकार, माफी चाहता हूँ, आपको इस वक्त तकलीफ दी, मगर एक बात और पता चली थी, कहते हुए डर लगता है। प्रेमाश्रम घोषाया पियत प्रेमाश्रम। परिंदो मुबारक हो नीला गगन और भौरों को महका हुआ ये चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम। घोषाए आफियत प्रेमाश्रम, घोषाए आफियत, घोषाए आफियत, घोषाए आफियत, घोषाए आफियत।